Hello student, welcome back to my channel Curious Brain Physics. My name is Pratik Rajput and I am your physics teacher. आज हम देखने वाले हैं वेक्टर। तो आज हम देखते हैं वेक्टर का इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले क्वांटिटी, सबसे पहले वेक्टर स्टार्ट करने से पहले हम समझते हैं क्वांटिटी के बारे में। दो तरह की अपने पास क्वांटिटी होती है, एक फिजिकल क्वांटिटी, एक नॉन फिजिकल क्वांटिटी। नॉन फिजिकल क्वांटिटी किसको बोला जाता है? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज वो होती हैं जिनको आप मेजर नहीं कर सकते हो। जैसे गुस्सा, अगर किसी इंसान को गुस्सा आ रहा है तो आप मेजर नहीं कर सकते कितना गुस्सा आ रहा है। भूख, किसी इंसान को भूख लगी हुई है तो आप मेजर नहीं कर सकते उसको कितना भूख लगी हुई है, कितना भूखा है। तो ऐसी क्वांटिटी जिनको आप मेजर नहीं कर सकते हो वो कहलाती है नॉन फिजिकल क्वांटिटी। साइंस के अंदर हम डील करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज से। फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की होती हैं? फिजिकल क्वांटिटी तीन टाइप की होती हैं। पहला स्केलर, दूसरा वेक्टर और तीसरा टाइप होता है टेंसर। टेंसर आपके सिलेबस में नहीं है। टेंसर जब आप हायर स्टडी करोगे, फिजिक्स अगर आप परस्यू करते हो और आप हायर एजुकेशन में जाओगे तो आप टेंसर पढ़ोगे। अभी हम देखने वाले हैं स्केलर और वेक्टर। तो दो फिजिकल क्वांटिटी अपने सिलेबस में है, स्केलर और वेक्टर। तो स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ होता है मैग्नीट्यूड, जिसमें होता है सिर्फ मैग्नीट्यूड। अब ये मैग्नीट्यूड क्या होता है? तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है यूनिट और क्वांटिटी। जैसे आपसे मैं बोलूं मार्केट जाइए और चीनी लेके आइए, मैंने आपको बोला चीनी लाइए 1 2 3, मैंने आपको उसके साथ यूनिट नहीं बताया, तो आप उस चीज को मेजर नहीं कर सकते जब तक आपको क्वांटिटी के साथ साथ यूनिट ना बोली जाए। अगर मैं सिर्फ आपको यूनिट बोलता हूं तब भी आप उसको मेजर नहीं कर सकते हो। अगर मैं बोलता हूं जाइए केजी में ले आइए इतना आइटम, कितना केजी ये तो मैंने बताया नहीं। तो क्वांटिटी के साथ साथ यूनिट का भी होना जरूरी है किसी भी चीज को मेजर करने के लिए। तो फिजिकल क्वांटिटी वो होती हैं जिसमें यूनिट और क्वांटिटी दो चीजें होंगी तो उसको बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। तो अपने पास फिजिकल क्वांटिटी है स्केलर और वेक्टर। तो स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड। यानी मैग्नीट्यूड का मतलब है कि इनके अंदर आपको मिलेगा क्वांटिटी प्लस यूनिट। यूनिट के साथ अगर आपको क्वांटिटी मिलेगी तो वो कहलाएंगे स्केलर क्वांटिटी। तो देखते हैं एग्जांपल स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल, जैसे कि टेम्परेचर एक स्केलर क्वांटिटी है। जैसे हमने बोला 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 5 यहाँ पर क्वांटिटी है और डिग्री सेंटीग्रेड उसकी यूनिट है। अब ये यूनिट फ़ारेनहाइट भी हो सकती है, केल्विन भी हो सकती है। तो स्केलर क्वांटिटी वो होगी जिसमें क्वांटिटी होगी और यूनिट होगी। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड की जरूरत है। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी में आपको मैग्नीट्यूड मिलता है और मैग्नीट्यूड का मतलब मैंने आपको बताया क्वांटिटी होगी और यूनिट होगी। और मैग्नीट्यूड के साथ ही साथ इसमें एक और चीज ऐड हो रही है, डायरेक्शन। तो आपको वेक्टर क्वांटिटी जो होती है उसमें मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होती है। आप किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी आप तब बोलोगे जब उसके अंदर मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो। और एक कंडीशन और फॉलो होनी चाहिए, वो है कि जो क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, साथ ही साथ वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेगा, तभी हम उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। इलेक्ट्रिक करंट एक एग्जांपल है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड भी होता है, उसकी डायरेक्शन भी होती है, पर वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, इसलिए वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वो स्केलर क्वांटिटी है। अब स्केलर क्वांटिटी, जब आप किसी भी स्केलर क्वांटिटी को कैलकुलेशन करोगे, उनको ऐड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, डिवाइड करोगे, तो वहां पर जो एलजेब्रा लगेगा
वो आपका बेसिक अलजेब्रा होगा जो आपने स्कूल में पढ़ा हुआ है। पर अगर कोई भी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो वहां जो अलजेब्रा यूज होगा वो वेक्टर अलजेब्रा होगा। उसको डायरेक्ट आप ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डायरेक्ट नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल के लिए देखते हैं, अगर बात की जाए डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। अब मैंने बोला 30 किलोमीटर, कोई डिस्टेंस था 30 किलोमीटर, बॉडी जो है वो 20 किलोमीटर मूव कर चुकी है, तो 20 किलोमीटर मूव करी तो बाकी जो बचा है अपना डिस्टेंस वो बचा है 10 किलोमीटर। तो यहां पर आप देख रहे हो जो एलजेब्रा लगाया वो नॉर्मल एलजेब्रा है जो आपने स्कूल में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी थी, उसको सॉल्व करने के लिए हमने जो एलजेब्रा लगाया वो नॉर्मल एलजेब्रा था। पर अगर ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती तो यहाँ पर जो एलजेब्रा लगता वो वेक्टर एलजेब्रा लगता। आप डायरेक्ट इस तरह से सब्ट्रैक्ट करके आंसर नहीं लिख सकते। तो मैं आपको आगे अपकमिंग लेक्चर्स में पढ़ाऊंगा वेक्टर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर्स का डिवीजन नहीं होता, एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है और डिवीजन होता है। अच्छा, जो ये स्केलर क्वांटिटीज हैं ये आपके सिलेबस में वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं। वेक्टर का यूज पूरे फिजिक्स में होने वाला है, मैकेनिक्स में तो बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला है वेक्टर का, और इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में भी। चलिए आइए देखते हैं वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, ज्योमेट्रिकली वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ज्योमेट्रिकली वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है एक एरो से। ये एक हमारा एरो है और एरो में ये जो पॉइंट है जहां से एरो स्टार्ट हुआ है इस पॉइंट को बोला जाता है टेल, और ये जो एरो का हेड इसको बोला जाता है हेड। इस पॉइंट को हेड बोलते हैं, इस पॉइंट को टेल बोलते हैं। अब इनको हम नेमिंग कर देते हैं। ये टेल का हमने नेम रखा ए और हेड का नेम दिया बी। अब इसको मैथमेटिकली हम कैसे लिखते हैं, ए पहले हम टेल का पॉइंट लिखेंगे, उसके बाद हेड का आप पॉइंट लिखोगे, और ये जो एरो लगाओगे हमेशा आप लेफ्ट टू राइट एरो लगाओगे। हमेशा वेक्टर को लिखने का ये तरीका है, पहले आप टेल वाला पॉइंट लिखेंगे, उसके बाद आप हेड वाला पॉइंट लिखोगे, और जो एरो रहेगा वो लेफ्ट टू राइट रहने वाला है। ये तो वेक्टर को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका हुआ, और ये उसको मैथमेटिकली या लिखने का तरीका हुआ ये एक वेक्टर को। चलिए, अगर वेक्टर कुछ इस तरह से गिवन है और इस टेल का नाम है x और हेड का नाम है z, तो इसको लिखने का तरीका वही है जो मैंने अभी बताया। पहले आप टेल लिखोगे जो कि x है, z जो कि हेड है, और एरो हमेशा लेफ्ट टू राइट रहेगा। उससे मतलब नहीं है कि एरो की डायरेक्शन इधर है तो आपने इस तरफ लिख दिया, इधर हो गया तो आपने पलट दिया, नहीं। हमेशा जो लिखने का तरीका रहेगा इसके ऊपर एरो रहेगा हमेशा लेफ्ट टू राइट। तो ये तो हो गया कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और कैसे उसको लिखते हैं, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देख लिया और लिखने का तरीका सीख लिया। अब आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इसमें। अगर इस पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट गिवन होते हैं, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट गिवन होते हैं हमको, मान लीजिए 3 4 0, ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं। बी के कोऑर्डिनेट भी आपको गिवन है 3 -2 5। अब आपसे पूछा गया कि ये जो ए बी वेक्टर है उसकी वैल्यू क्या होगी, ये ए बी वेक्टर जो निकलेगा उसकी वैल्यू क्या होगी। आप कैसे निकालें, अगर आपको कोऑर्डिनेट गिवन हो तो कुछ नहीं करना, आपको एक्स का कोऑर्डिनेट ये है, वाई का ये है, जेड का ये है। पहले एक्स लिखा जाता है फिर वाई फिर जेड। यहाँ भी पहले एक्स है फिर ये वाई है फिर ये जेड है। तो आप एक्स में से एक्स को सब्ट्रैक्ट कीजिए, एक्स में से एक्स को सब्ट्रैक्ट कीजिए, 3 - 3 आंसर आया 0। और x के लिए यूनिट वेक्टर होता है आई कैप। ये यूनिट वेक्टर क्या होता है, इसको क्यों लगाया गया, क्यों लिखा गया, ये अपकमिंग लेक्चर में मैं बताऊंगा। अभी आप इतना समझिए, अगर x के कोऑर्डिनेट में से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर आएगा पहले आप उसको लिखोगे, और साथ में x का अगर हुआ है कोऑर्डिनेट का सब्ट्रैक्शन या एडिशन जो भी हुआ है उसके साथ आप आई कैप लिख दोगे।
फिर आप एडिशन का साइन लगाएंगे, फिर आप -2 में से -4 हेड में से टेल को सब्ट्रैक्ट करना है, -2 -4 ये कितना हो गया -6। तो यहाँ एडिशन का साइन हटाइए, यहाँ लिखिए -6। एक्स के लिए यूनिट वेक्टर आप लिखते हो आई कैप, और वाई के लिए यूनिट वेक्टर लिखते हो आप जे कैप, और जेड के लिए यूनिट वेक्टर आप लिखते हो के कैप। तो अब यहाँ लिखेंगे जे कैप। उसके बाद जेड में से, जेड के हेड के जो कोऑर्डिनेट हैं उसमें से टेल के जेड के कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 5 - 0 आंसर आया +5। ये हो गया के कैप। अब इसको ठीक से लिख देते हैं, तो ये हो गया -6 जे कैप +5 के कैप। तो ये हो गया अपना ए बी वेक्टर। तो ये तो वेक्टर को लिखने का तरीका हो गया कि अगर आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो हम वेक्टर किस तरह से लिखते हैं। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको वो याद रखना है, तो आप ये कर सकते हो। फॉर्मूला क्या है वो देख लेते हैं। तो कोई भी वेक्टर लिखने का फॉर्मूला है अपने पास, हेड में से आप टेल को सब्ट्रैक्ट कीजिए, वो वेक्टर आपका निकल आएगा। और एक चीज याद रखेंगे, अपकमिंग लेक्चर में मैं आपको समझा दूंगा ये यूनिट वेक्टर क्या होता है, क्यों लिखा जा रहा है। अभी आप इतना याद रखिए, जब आप एक्स के कोऑर्डिनेट के साथ कोई भी एक्स का दूसरा कोऑर्डिनेट ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे, तो एक्स के लिए जो यूनिट वेक्टर आएगा वो आई कैप होगा, y के लिए जो यूनिट वेक्टर आएगा वो जे कैप होगा, और z के लिए जो यूनिट वेक्टर आएगा वो के कैप होगा। तो वेक्टर के बारे में हमने ये सीखा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पर इस लेक्चर में हम समझते हैं कि अगर आपको दो वेक्टर गिवन है, अगर आपको दो वेक्टर गिवन है, ये एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर आपका ये रहा, ये दो वेक्टर आपको गिवन है, इसकी नेमिंग करते हैं। इसको x बोला हमने, इसको y बोला, इसको a बोला, इसको b बोला। आपसे बोला गया कि आपको ये दो वेक्टर को ऐड करना है, यानी पहले इस वेक्टर की नेमिंग आपने कर ली, अब इसको लिखते हैं। तो ये हो गया x y वेक्टर, और हम ऐड कर रहे हैं a b वेक्टर। तो आपसे पूछा गया ये कितना होगा, तो ये एडिशन तो हम बाद में सीखेंगे। अभी हम ओरिएंटेशन देखना चाहते हैं कि आखिर अगर दो वेक्टर स्पेस में कहीं भी गिवन हो तो आप उसको कैसे ऐड करते हैं। फिजिक्स में वेक्टर का बहुत ज्यादा यूज है, इस चैप्टर को सीरियसली लीजिए। अगर ये चैप्टर पे आपकी कमांड अच्छे से हो गई, अपकमिंग चैप्टर्स में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये चैप्टर बेसिक है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो देखते हैं, एक वेक्टर के अंदर एक टेल होता है और एक हेड होता है। अगर दो वेक्टर को आप ऐड कर रहे हो तो या तो आप उनको टेल टू टेल मीट कराइए, या आप हेड टू हेड मीट कराइए, या फिर पहले का हेड दूसरे का टेल, या पहले का टेल दूसरे का हेड। तो आपने यहां देखा, यहां सेम ओरिएंटेशन है, दोनों का टेल मीट हुआ या दोनों का हेड। जब ओरिएंटेशन सेम हो, यानी दोनों के टेल टू टेल मीट कराइए या हेड टू हेड मीट कराइए। जब ओरिएंटेशन सेम हो तो इस तरह के वेक्टर एडिशन को बोला जाता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसका क्या नाम होता है? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और जब ओरिएंटेशन डिफरेंट हो, यानी पहले का हेड दूसरे का टेल या पहले का टेल दूसरे का हेड, अगर ओरिएंटेशन डिफरेंट होता है तो उसको बोलते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। अभी हम देखते हैं ये ओरिएंटेशन अटैच कैसे होते हैं, ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, टेल टू टेल कैसे मीट किया जाता है, हेड टू हेड कैसे मीट किया जाता है। जो कैलकुलेशन पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। चलिए, अब यही दो वेक्टर अपना एग्जाम्पल इन्हीं से लेते हैं। अब हम इनको टेल टू टेल मीट कराना चाहते हैं।
टेल टू टेल मीट कराना चाहते हैं, हम दोनों को वेक्टर को ऐड करना है टेल टू टेल। तो इसका टेल ये रहा, हमें ये वेक्टर की अगर किसी भी वेक्टर की अगर आप डायरेक्शन को ना चेंज करो, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, ये एरो इसकी डायरेक्शन को बताता है, और ये जो एरो की लेंथ है ये इसके मैग्नीट्यूड को बताती है। यानी अगर ए बी वेक्टर 5 मीटर है और उसकी डायरेक्शन नॉर्थ है, तो 5 मीटर ये इसकी लेंथ है, यानी मैग्नीट्यूड जो है वो लेंथ है, और जो एरो की डायरेक्शन है वो डायरेक्शन बताती है इस वेक्टर की डायरेक्शन। चलिए, अगर किसी अब हम मान लेते हैं ये वेक्टर ये है हमारे पास, अगर इसकी मैं डायरेक्शन चेंज ना करूं, और मार्कर का मैग्नीट्यूड तो चेंज होने वाला नहीं है, अब मैं इसकी डायरेक्शन बिना चेंज किए स्पेस में कहीं भी ले जाऊंगा तो ये वेक्टर चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन अब भी इस तरफ है और इसका मैग्नीट्यूड जो लेंथ है, मार्कर की जो लेंथ है वो भी चेंज नहीं हो रही। तो इस वेक्टर को मैं स्पेस में कहीं भी ले जाऊं ये वेक्टर चेंज नहीं होगा। तो अब हम इस वेक्टर को यहां से उठाकर यहां रखते हैं, तो ये हमने यहां से रख दिया और ये हमने इसको टेल टू टेल मीट करा दिया, ये हो गया अपना ए बी वेक्टर। तो ये तरीका है टेल टू टेल मीट करने का। अब ये हुआ टेल से टेल, इस तरह से ज्योमेट्रिकली ये रिप्रेजेंटेशन है टेल टू टेल जब दो वेक्टर को मीट कराते हैं। अब हेड टू हेड देख लेते हैं। अब कोई भी एक वेक्टर एज इट इज रखिए, दूसरा वेक्टर आप लीजिए और स्पेस में ले कहीं भी ले जा सकते हैं। तो आपको जब टेल टू टेल मीट कराना था तो आपने उठाया इसको यहाँ रखा, अब जब हेड टू हेड कराना है तो आप इसको लीजिए और यहाँ रख दीजिए, तो ये इस तरह से हेड टू हेड मीट हो गया, हेड टू हेड। तो ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया टेल टू टेल का या हेड टू हेड का। जब भी आपको वेक्टर इस तरह से या इस तरह से ऐड होते दिखें तो आप समझ लीजिए यहाँ जो लॉ लग रहा है ऐड करने का या फिर सब्ट्रैक्ट करने का, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं आप, टेल टू टेल और हेड टू हेड मीट करा के सब्ट्रैक्ट और ऐड दोनों ही कर सकते हैं। तो जो लॉ लग रहा है उसको बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पर अगर ओरिएंटेशन डिफरेंट हो तब क्या करेंगे, तो एक वेक्टर अपने पास ये था और दूसरा वेक्टर अपने पास ये था, पर अब हम कराना चाहते हैं हेड टू टेल या टेल टू हेड। तो अब हमने इसको लिया और उठा के इसको इसकी टेल से इसके हेड को मीट करा दिया। अब ये दोनों बातें एक ही हैं, या तो आप इसके हेड से इसके टेल को मीट कराइए या इसके टेल से इसके हेड को मीट कराइए, बात एक ही है। तो ये हो गया हेड टू टेल या टेल टू हेड, ये रिप्रेजेंटेशन हो गया इसका। अगर इस तरह से कहीं वेक्टर आपको इस तरह से ऐड करते हुए दिखते हैं तो उसको बोलते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इस तरह की ये हो गया ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का। अब ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। पर अभी पहले इस लेक्चर को खत्म करने से पहले बात करते हैं कि स्केलर क्वांटिटी आप पहले से जानते हो, आपका लेंथ एक स्केलर क्वांटिटी है, आपका मास एक स्केलर क्वांटिटी है। अब जैसे आप चीनी लेने जाते हो तो आप चीनी की क्वांटिटी बताओगे, 5 kg बोल दिया, यूनिट हो गई। अब आपको ये डायरेक्शन तो नहीं बताते हो ना कि 5 किलो चीनी चाहिए मुझे नॉर्थ डायरेक्शन में। तो ऐसी क्वांटिटी जिनमें जरूरत नहीं पड़ती डायरेक्शन की उनको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। पर जब हमने साइंस में स्टडी किया, साइंस में आगे बढ़े, तो हमें जरूरत पड़ी डायरेक्शन की भी, क्वांटिटी के साथ साथ डायरेक्शन की भी। एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने किसी से पूछा कि भाई ये बताइए यहाँ से दिल्ली कितना दूर है, तो उसने बोला भाई साहब यहाँ से दिल्ली 400 किलोमीटर दूर है। ठीक है, अब मैं इस पॉइंट पर खड़ा हूं और उसने मुझे बोला है कि दिल्ली यहां से 400 किलोमीटर दूर है, पर उसने डायरेक्शन नहीं बताया कि अब 400 किलोमीटर इस डायरेक्शन में मुझे ट्रेवल करना है, इस डायरेक्शन में ट्रेवल करना है या इस डायरेक्शन में ट्रेवल करना है। तो वेक्टर की जरूरत इसलिए पड़ी जब ऐसी क्वांटिटी इंट्रोड्यूस हुई जहां डायरेक्शन की भी जरूरत थी, तो हमें एक नई क्वांटिटी लानी पड़ी जिसको हमने नाम दिया वेक्टर। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर आपके पास ये बॉक्स रखा हुआ है,
और यहां पर एक बॉल है। अब मैंने बोला इस पर आप फोर्स लगाइए, 5 न्यूटन का फोर्स लगाइए और इसको डिस्प्लेस करना है। अब आप फोर्स अगर इस डायरेक्शन में लगाओगे ये डिस्प्लेस नहीं होने वाला, ये कंप्रेस हो सकता है, अपना शेप बदल सकता है, डिस्प्लेस नहीं होने वाला। आप इसकी ये फोर्स जो है इस डायरेक्शन में लगाइए तब भी ये बॉक्स डिस्प्लेस नहीं होगा क्योंकि सामने वॉल है। अगर आप फोर्स इस डायरेक्शन में लगाते हो, इसको पुल करने की कोशिश करते हो, तो ये डिस्प्लेस होने के चांसेस हैं। अगर ये बॉक्स 5 न्यूटन के फोर्स लगाने से उससे हल्का है, बॉक्स हल्का है और 5 न्यूटन का आपने फोर्स लगाया तो वो बॉक्स खिसक जाएगा। तो अब फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आपने देखा जब तक हमने आपको प्रॉपर डायरेक्शन नहीं बताया कि आपको इस डायरेक्शन में फोर्स लगाना है, हम वो काम नहीं कर पा रहे थे। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि वेक्टर की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों हम वेक्टर को पढ़ रहे हैं। अच्छा, वेक्टर की वजह से वेक्टर की वजह से जो कैलकुलेशन है ना फिजिक्स में, वो बहुत सिंपल हो गई। आपको लग रहा होगा यार वेक्टर अच्छा खासा, ये तो पढ़ते थे हम पहले, अलजेब्रा आता था उससे कैलकुलेशन करते थे, अब ये वेक्टर नया। वेक्टर के होने से बहुत ही ज्यादा सिंपल हो गया है कैलकुलेशन। जब आप आगे पढ़ोगे तो आप समझोगे। जैसे आप मोशन है ना प्लेन में, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा डिस्टेंस डिस्टेंस निकालना में बहुत प्रॉब्लम होगी आपको। 2 डायमेंशनल मोशन में डिस्टेंस निकालने में प्रॉब्लम होगी, पर डिस्प्लेसमेंट निकालने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी ये सारी क्वांटिटी हम अपकमिंग लेक्चर में पढ़ेंगे। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। थैंक यू वेरी मच फॉर द लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।